जय श्री राम। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल खुल के कहूं में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे पिछले वीडियोस में जो मैंने क्रिप्टो फ्रॉड्स के रिगार्डिंग आप लोगों से शेयर किया था कि मैं हर एक क्रिप्टो फ्रॉड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वैसे ही उन्हीं में से एक क्रिप्टो फ्रॉड के ऊपर हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है माउंट गॉक्स, द राइज एंड फॉल ऑफ क्रिप्टो जाइंट्स। तो ये जो माउंट गॉक्स है, ये एक टाइम पे बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था और आपको सुन के शायद शॉकिंग लगे कि ये एक जिस समय ये एग्जिस्टेंस में था, ये 70 से 80% क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता था। लगभग सबका फेवरेट था ये। और क्रिप्टो सबसे बड़ा एसेट, क्रिप्टो के भी बिटकॉइन के 70 से 80% ट्रांजैक्शन को मैनेज करता था और बिटकॉइन तो सबसे बड़ा एसेट है क्रिप्टो का। तो आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा था। इसके इतिहास की तरफ अगर अपन चलते हैं तो जो माउंट गॉक्स है, इस कंपनी की शुरुआत की थी जेड मैकलेव ने। वो की थी 2010 में। तो उस वक्त इसको माउंट गॉक्स मैजिक द गैदरिंग कार्ड्स के नाम से जाना जाता था। बाद में 2011 में एक इटालियन डेवलपर थे, जापान बेस्ड, टोक्यो के, उन्होंने माउंट गॉक्स को परचेज किया और इसको बनाया माउंट गॉक्स द गैदरिंग ऑनलाइन एक्सचेंज। एक्चुअली माउंट गॉक्स को बेचने से पहले जेड मैकलेव ये समझ गए थे कि क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर है। तो उन्होंने इनका जो ये बिजनेस था, इसको क्रिप्टो एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दिया था माउंट गॉक्स को। तभी से ये एक्सचेंज बना था। इस पर नजर पड़ी थी मार्क कारपील्स की, जो कि इटालियन बिजनेसमैन थे। टोक्यो जापान में उनका बिजनेस चलता था। उन्होंने इस कंपनी को जेड मैकलेव से बाई कर लिया था एक डील के तहत। इन्होंने मार्च 2011 में इस कंपनी को खरीदा था जेड मैकलेव से। तो आगे क्या होता है? आगे होता यह है कि उसी साल जून 2011 में इनके ऊपर एक हैकिंग होती है। इनकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर लिया जाता है हैकर्स के थ्रू और मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता है। ये एक्सचेंज एकदम से कुछ समय के लिए शट डाउन हो गया था, जिसकी वजह से लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। क्योंकि भाई लोग ट्रेडिंग कर रहे थे और एकदम से एक्सचेंज अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा? सब खत्म। तो उस घटनाक्रम ने हैकर्स की नजर इस माउंट गॉक्स एक्सचेंज की तरफ आकर्षित करी कि भाई इसकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है नहीं और इसको बहुत इजीली ब्रेक किया जा सकता है। और उन्होंने वही किया। तो जितने भी हैकर्स थे उनके लिए ये एक तरह से इजी टारगेट बन गया था माउंट गॉक्स, जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था। और जो हैकर्स ने इसमें हैकिंग की थी वो कोडलेस बग था, जिसकी वजह से इसको हैक किया गया था वो डाल करके, और अच्छा खासा पैसा निकाल लिया भैया। अब आगे जाकर के होता क्या है कि सडनली 2014 में, वो भी फरवरी में, मार्क कारपील्स बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर देते हैं, या माउंट गॉक्स जो है वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर देता है। तो जब वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करता है, ये एकदम साइलेंटली हुआ था, किसी को पता भी नहीं था कि ये एक्सचेंज ऐसा कुछ करने वाला है। जैसे ही इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की, लोगों की नजर इन पे पड़ी कि ये अचानक हो क्या गया, ये एकदम से बैंक्रप्सी क्यों फाइल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का बहुत सारा पैसा इसमें लगा हुआ था, जो चुटकी बजाने जितना हवा होने वाला था। बाद में जाकर के पता लगा कि मार्क कारपील्स ने इसमें स्कैम कर डाला भैया लोगों के साथ। और ये जो इन लोगों ने बैंक्रप्सी फाइल की थी, उसी के बाद से एक्सचेंज को परमानेंटली शट डाउन कर दिया गया। कुछ 8.5 लाख बिटकॉइन, क्रिप्टो नहीं, 8.5 लाख बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन अब क्रिप्टो से ऊपर है, करेंसी एक तरह से।
तो 8.5 लाख रुपए के बिटकॉइंस, जिनकी उस समय वैल्यू $450 मिलियन, इंडियन करेंसी में देखे तो 3,825 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो जब ये सब हुआ, लोग इनके ऑफिसेज गए तो देखा कि ऑफिसेज खाली है, कोई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया अपने फंड के रिगार्डिंग कि भैया हमारा पैसा गया कहां, पर कोई जवाब देने वाला नहीं था। फिर होता क्या है, जब ये सारी चीज हुई तो एजेंसीज ने एक जांच कमेटी बैठाई कि भाई ये पता तो करें कि ये सब हुआ क्या, है ना। तो 2015 में अगस्त में मार्क कार्पीस को अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर डाटा में हेरफेर, मिसमैनेजमेंट और पैसों के गमन का आरोप लगा, जो कि बाद में जाकर के पैसों के गमन के आरोप से तो उनको बरी कर दिया गया, लेकिन मिसमैनेजमेंट और डाटा के साथ छेड़छाड़ का उनको आरोप लगा। उस दौरान लोगों का यह भी मानना था कि मार्क ने ये जो पैसा है वो अपने बेनामी अकाउंटों में या अपने मिलने वालों के अकाउंट्स में डाला था, लेकिन बाद में एजेंसीज ने उनको इस सब से बरी किया। और फाइनली जो उनके ऊपर चार्जेस लगे वो डाटा मैनिपुलेशन के लगे और एक्सचेंज के साथ छेड़छाड़ के लगे। तो ये जो घटनाक्रम जिस वक्त हुआ था, इसका क्रिप्टो की दुनिया पे क्या इफेक्ट हुआ उस वक्त, पूरा का पूरा मार्केट क्रैश कर गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सचेंज था दोस्तों। आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि कोई चीज है, कोई एसेट है, उसका 70 से 80% एक ही बंदे के कंट्रोल में है, एक ही बंदे के पास से आ रहा है जा रहा है। तो जरा सोचो कि फिर वो एसेट का, अगर वो बंदा गायब है या वो बंदा कुछ भी गड़बड़ करता है तो वो एसेट तो धराशायी हो जाएगा ना भाई, एकदम खत्म, बॉटम पे। इसके साथ भी यही हुआ। बिटकॉइन उस वक्त ऑल टाइम लो पे आ गया था, लोगों के पैसे डूब गए थे। लेकिन कुछ अच्छी चीजें हुई। ये घटनाक्रम होने के बाद बहुत सारे जो उस वक्त के एक्सचेंजेस थे, उन्होंने ये चीज जान ली थी कि भाई सिक्योरिटी और मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी ये बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टर के लिए। अगर वो लोग सिक्योर होते, माउंट गॉक्स अगर सिक्योर होता तो हैकिंग नहीं हुई होती, मैनेजमेंट ठीक होता और क्लाइंट के डाटा के साथ या क्लाइंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखी होती, तो मार्क जो है उनके डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाता। तो इस घटना से सीख लेते हुए अदर एक्सचेंजेस ने क्या किया, अपने सिक्योरिटीज को, जो एक्सचेंज की सिक्योरिटी थी उसको अपग्रेड किया, उसको और बेहतर किया, लोगों के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी, क्लाइंट्स को हर चीज, मैक्सिमम चीजों का पता रह पाए, तो उनके साथ सारी चीजें शेयर करना शुरू किया। मैनेजमेंट में अगर उनके में कोई कमी थी तो उसको उन्होंने सुधारना शुरू किया, जिससे लोगों के अंदर हड़बड़ाहट ना हो और वो हड़बड़ाहट में कहीं अदर एक्सचेंजेस से अपना पैसा ना खींच लें। अगर ऐसा हुआ होता तो क्रिप्टो मार्केट ही पूरी तरह से खत्म हो गया होता। खैर, थैंक्स टू उन एक्सचेंजेस के कि उन्होंने सही कदम लिया और सारी चीजों को सुधारा। आगे चल के इस घटनाक्रम में क्या होता है कि जो जांच कमेटियां थी उन्होंने काफी समय लिया, क्योंकि कई सालों की ये लड़ाई चली और बहुत ही धीमा प्रोसीजर था। पर उन्होंने क्या किया कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनके साथ मीटिंग करके कंपनी के मैक्सिमम एसेट्स को और मार्क के एसेट्स को सीज करना शुरू किया, लोगों के, जिससे लोगों के पैसे जल्द से जल्द दिए जा सके। और लगभग 2 लाख के आसपास जो टोकन्स हैं वो रिकवर हो पाए और उनसे पैसा इक्वली इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बहुत सारी संपत्तियों को इनके के सीज कर लिया। अच्छा, वो 2 लाख जो टोकन थे वो किसी गुमनामी वॉलेट के अंदर मिले थे। अंदाजा ये लगाया जाता है कि वो सारे के सारे जो हैं वो मार्क का ही कोई वॉलेट था, गोल्ड, जिसमें ये पैसा मिला था। तो इस घटनाक्रम से क्या सीख मिलती है कि ये जो माउंट गॉक्स की जो एक गाथा थी, ये जो पूरा घटनाक्रम था, क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम था और बहुत ही महत्वपूर्ण सबक इससे सीखने को मिलते हैं। सबसे एक पहला कि मजबूत सुरक्षा एक्सचेंजेस की, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो मैंने बताया था पहले भी कि लोगों ने उस पर सुधार किया।
ऑथोरिटीज को भी इसके ऊपर बराबर ध्यान रखना जरूरी था। अगर ऑथोरिटीज ने बराबर नजर रखी होती तो शायद ये घटनाक्रम होता नहीं, क्योंकि क्रिप्टो एकदम नई चीज है, तो लोग बाग और जो अथॉरिटीज है वो भी इसको लेकर के अभी प्लान ही कर रहे हैं। कई सारे देश जो इंडिया चाइना टाइप में है, वो लोग तो इसको लेकर के कोई नियम कायदे भी नहीं है, या तो वो उसको डायरेक्ट बैन कर रहे हैं या फिर बहुत ही लचीला बना रहे हैं, जैसे चाइना बैन कर चुका। पारदर्शिता और जवाबदेही ज्यादा आसान हुई, लोगों को सारा डाटा जो उनके लिए बहुत जरूरी है वो डाटा इजीली एक्सेसिबल हो पाया, जिससे कि लोग बाग थोड़ा और अवेयर हुए और सेफली ट्रेड कर पाए। तो ये जो पूरा का पूरा माउंट बॉक्स या मार्क कारप्लीज द्वारा जो ये स्कैम हुआ था, ये अकेला स्कैम नहीं है क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में। क्रिप्टो में ऐसे बहुत स्कैम हुए हैं, कई सारे स्कैम जो कि दिखने में नहीं लगेगा स्कैम है, बहुत ठीक चल रहे होंगे, बट एक्चुअली बहुत बड़े स्कैम होंगे। तो अब हम क्या बताएं हम आपको, आने वाले वीडियोस में सारी चीजें, जो जैसा कि मैंने बोला था कि हर एक स्कैम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक तो ब्रीफ नॉलेज आपको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो था माउंट बॉक्स के रिगार्डिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।